Hi everyone, welcome back to my channel, that is Soumya Jha Law in Veins. So we have already discussed in the two previous videos about the meaning, object and purpose of interpretation, difference between construction and interpretation, right? So today we will be discussing about literal or grammatical rule. ठीक है, so there are basically three rules. So first we'll begin with literal or grammatical rule. So basically it is the first rule of interpretation. Literal grammatical rule क्या है? ये पहला रूल है इंटरप्रिटेशन का या फिर प्राइमरी रूल है इंटरप्रिटेशन का, जिसमें जो जज होता है वो स्टैच्यू को वैसे ही कंसीडर करता है जैसा उसमें statute में कहा गया है, right? So it is the first rule of interpretation. According to this rule, the words used in the text are to be given or interpreted in their natural or ordinary meaning. जो words use किए गए हैं text में उसको उनके natural और ordinary meaning देना है, मतलब exactly उसमें जो लिखा गया है वो meaning उनको देना है. If the meaning is completely clear and unambiguous, then the effect shall be given to a provision of statute. अगर meaning जो है बहुत ही clear है और unambiguous है, उसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि unclarity है या फिर समझ नहीं आ रहा है, ambiguous नेचर का, तो उस situation में effect shall be given to a provision of a statute regardless of what may be consequences. तो उस situation में effect देना है statute को ये बिना सोचे कि इसका consequences क्या हो सकता है. Okay, so moving forward, the basic rule is that whatever the intention legislator had, जो भी इंटेंशन रहा होगा लेजिस्लेचर को इस पर्टिकुलर लेजिस्लेशन को बनाते वक्त या फिर इस पर्टिकुलर प्रोविजन को बनाते वक्त, इट हैज़ बीन एक्सप्रेस थ्रू वर्ड्स, उसको वर्ड्स के थ्रू उन लोगों ने एक्सप्रेस कर दिया, ठीक है. एंड दस आर टू बी इंटरप्रेटेड अकॉर्डिंग द रूल्स ऑफ ग्रामर, एंड इसलिए हम लोग उसको ग्रामर के रूल्स के अकॉर्डिंग इंटरप्रेट करेंगे, लाइक कॉमास, फुल स्टॉप्स, ये सारी चीज़ें कंसीडर होती हैं. इट इज़ द सेफेस्ट रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू. ये सेफेस्ट रूल है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू का. क्यों? बिकॉज द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर इज डिसाइड, क्योंकि जो लेजिस्लेचर का इंटेंशन है ना वो किस तरीके से डिसाइड कर रहे हैं हम, वो उसके वर्ड्स और जो लैंग्वेज यूज किए जा रहे हैं उस वर्ड्स को एक्सप्रेस करने में, उनकी बातों को एक्सप्रेस करने में, उसको हम यूज कर रहे हैं. सो एग्जैक्टली जो चीज़ लिखी गई है हम एग्जैक्टली वही मीनिंग निकाल रहे हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा इंटरप्रेट नहीं कर रहे हैं. उसका प्लेन नेचुरल या फिर जो ऑर्डिनरी एवरीडे मीनिंग है उसका रेफरेंस लेकर वो मीनिंग हम निकाल रहे हैं, राइट. According to this rule, the only duty of the court is to give effect if the language of the statute is plain and has no business to look into the consequences which might arise. इस रूल के अकॉर्डिंग कोर्ट की जो इकलौती ड्यूटी वो ये है कि आप इंटरप्रेट करिए और उसको इन्फोर्स लेकर आइए जो लैंग्वेज स्टैच्यूट का दिया गया है उसके प्लेन, नेचुरल, ऑर्डिनरी और एवरीडे मीनिंग में, और उसी को रेफरेंस लीजिए उस प्रोविजन के इनैक्ट करिए, ये बिना सोचे कि इसका consequences क्या हो सकता है. The only obligation of the court is to expound the law as it is, and if any harsh एंड जो रेमेडी होगी इट शैल बी सॉट एंड लुक्ड आउट बाय द लेजिस्लेचर के द्वारा उसको देखा जाएगा, ठीक है. सो लिटरल रूल बेसिकली जो जैसा कह सकते हैं सेज दैट कि जो इंटेंशन है पार्लियामेंट का उसको बेस्ट तरीके से फाइंड किया जाता है उसके ऑर्डिनरी और नेचुरल मीनिंग ऑफ द वर्ड्स जो उसको यूज किया जा रहा है, ठीक है. इस रूल के अकॉर्डिंग जो लैंग्वेज है स्टैच्यू का वो एक्सप्रेसली क्लियर होना चाहिए. वो बेसिकली ये स्पेकुलेशन की पॉसिबिलिटी ऑफ फर्दर एक्सपेक्युलेशन की पॉसिबिलिटी को शट कर देता है, मतलब बंद कर देता है, ठीक है. ओके, सो ये रूल जो है ना ये बेसिकली 3 मैक्सिम पे बेस्ड है. पहला, एक्सप्रेसियो यूनियस एस्ट एक्सक्यूजियो अल्टीरियस. सो आई माइट बी प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग. सो इसका मतलब ये होता है द एक्सप्रेस मेंशन ऑफ वन थिंग इज द एक्सक्लूजन ऑफ अनदर. Another maxim is absoluta sententia expositor non-indigent, which means plain words need no exposition. And third is verbis legis non est reclendum, which means from the word of law there should be no departure. So ये 3 मैगजिम्स हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है. सो अब हमने मीनिंग देख लिया, हमने 3 मैगजिम्स देख लिए, अब हम 2 केस लॉज देखते हैं. ओके, सो पहला जो केस लॉ है वो है मकबूल हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे. आपने इस केस को बहुत बार आर्टिकल 20 क्लॉज 2 के अंदर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ा होगा,
ठीक है, सो देखते हैं क्या कहा गया इस केस में। इस केस में जो एपेलेंट था वो एक इंडियन सिटीजन था और वो एयरपोर्ट पे आ रहा था, बट उसने ये डिक्लेयर नहीं किया कि वो गोल्ड लेकर भी आ रहा है। ठीक है, जब सर्च हुआ तो उसके पास गोल्ड मिला एंड उसके पोजेशन में था, एंड इसलिए उसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स हुई एंड उसके सेक्शंस लगाए गए 167 क्लॉज 8 ऑफ सी कस्टम, तो उस पर चार्जेस लगाया गया 167 क्लॉज 8 ऑफ सी कस्टम्स एक्ट। लेटर ऑन ही वाज आल्सो चार्ज्ड अंडर सेक्शन 8 ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947। ठीक, इस पे भी उस पर दोबारा से चार्ज लगाया गया। अब जो एपेलेंट है उसने चैलेंज किया अपने ट्रायल को और कहा कि ये वॉयलेटिव है ऑफ आर्टिकल 20 क्लॉज 2, जो कि डबल जेओपार्डी के बारे में बात करता है कि किसी भी पर्सन को आप एक पर्टिकुलर पनिशमेंट के लिए 2 बार पनिश नहीं कर सकते हैं सेम ऑफेंस के लिए। ठीक है, अब 2 बार एक पर्टिकुलर पर्सन को पनिश नहीं कर सकते हैं एक ऑफेंस के लिए, जिसको हम डबल जेओपार्डी भी कहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सी कस्टम्स अथॉरिटी है वो एक कोर्ट नहीं है, नॉर अ जुडिशियल ट्राइब्यूनल, ना ही वो एक ट्राइब्यूनल है, एंड द कॉन्फिस्केशन इज नॉट अ पेनाल्टी, और ये एक पेनाल्टी नहीं है, इसलिए जो ट्रायल है वो वैलिड है अंडर द एक्ट ऑफ 1947। दूसरा केस है मनमोहन दास वर्सेस भीषण दास, एंड थर्ड फिर केस की बात करते हैं स्टेट ऑफ केरला वर्सेस मठाई वर्गीस एंड अदर्स 1987 का केस है। इस केस में जो पर्सन था उसको काउंटर फीटिंग करने के लिए करेंसी और डॉलर्स के काउंटर फीट करने के लिए उसको पकड़ा गया, एंड ही वाज चार्ज्ड अंडर सेक्शन 120B, 498A, 498C एंड 420 रेड विथ सेक्शन 511 एंड 34 ऑफ इंडियन पीनल कोड फॉर पोजेसिंग काउंटरफीट करेंसी। जो अक्यूज था उसने कोर्ट के सामने ये कहा कि जो उसके ऊपर चार्जेस लगाए गए हैं 498A एंड 498B ऑफ द इंडियन पीनल कोड के थ्रू, वो तभी उसके ऊपर इम्पोज किए जा सकते हैं अगर उसने काउंटर फीट किया होता है इंडियन करेंसी नोट्स को, बट इस केस में नॉट इन दिस केस ऑफ काउंटर फीटिंग अ फॉरेन करेंसी नोट। तो कोर्ट ने कहा कि आप जो वर्ड करेंसी है उसको एज अ प्रीफिक्स यूज नहीं कर सकते हैं, और बैंक नोट कैन नॉट बी यूज्ड एज प्रीफिक्स। द पर्सन वाज हेल्ड लाइबल टू बी चार्ज शीटेड, उसको लाइबल ठहराया गया कि, और कोर्ट ने कहा कि आप उसको प्रीफिक्स की जैसा यूज़ नहीं कर सकते हैं करेंसी वर्ड को, चाहे उसके आगे डॉलर फॉरेन करेंसी लगा हो या इंडियन करेंसी लगा हो। राइट, अब इसके हम लिमिटेशंस देखते हैं, इस रूल के क्या लिमिटेशंस हैं। Okay, so talking about limitation, the literal rule can lead to unreasonableness decision making. Next is English language जो है वो काफ़ी unambiguous nature का है. The application of literal meaning in all situation and circumstances is not possible नहीं है. And fourth is the rule expects standard of unattainable perfection from the parliamentary draftsman. कि ये जो रूल है ये एक्सपेक्ट करता है कि जो पार्लियामेंट्री ड्राफ्ट्समैन है वो एकदम परफेक्शन के साथ किसी भी लेजिस्लेशन को लेजिस्लेट करें या उसको प्रोविजंस को फ्रेम करें ड्राफ्ट्समैन जो है। द स्ट्रिक्ट अडेरेंस टू दिस प्रिंसिपल मे कॉज इनजस्टिस एंड समटाइम्स इट माइट गिव रिजल्ट विच आर क्वाइट कॉन्ट्ररी टू जनरल इंटेंशन ऑफ स्टैचू और कॉमन सेंस। कि अगर हम स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं इस प्रिंसिपल को तो इसकी वजह से इनजस्टिस हो सकता है, एंड जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, जो कि और जो रियल इंटेंशन है उससे हम डिफर कर सकते हैं। ड्यू टू दिस एब्सर्डिटी दैट इज प्रिवेलेंट इन लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, द court may ascertain a literal meaning which was not intended by the legislature. If the court applies literal rule and feels that the interpretation is normally wrong, then they cannot avoid giving the interpretation. अब एक बहुत ही फेमस केस आपने सुना होगा ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश का। अब मुझे कमेंट करके बताइएगा ये केस किस चीज़ के लिए फेमस है। अब मैं इसमें क्या इंटरप्रिटेशन लिटरल मीनिंग के बारे में बताया गया वो मैं आपको बताती हूँ। सो ये जो केस है ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, इसमें मेन क्वेश्चन आया इंटरप्रिटेशन का सेक्शन 154 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर के ऊपर, जिसमें कोर्ट ने कहा कि ये जो वर्ड शैल को यूज़ किया गया है ये पुलिस ऑफिसर पे कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं छोड़ता कि वो प्री एलिमिनरी इंक्वायरी होल्ड करे बिफोर रिकॉर्डिंग एन FIR, और जो वर्ड इन्फॉर्मेशन यूज़ किया गया है विदाउट एनी क्वालिफिकेशन वो ये डिनोट करता है कि पुलिस को रिकॉर्ड करना है इन्फॉर्मेशन, इवन तो जो पुलिस है वो उसके रीजनेबलेंस से अनसेटिस्फाइड भी है फिर भी उनको रिकॉर्ड करना है। सो यहाँ पे कोर्ट ने इंटरप्रेट किया लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड्स जो यूज़ किए गए थे। ओके
Okay, so one more thing. It is not always easy to say whether a word is plain or not. It is quite difficult. And also, a very important line is that it must be plain to you if it's plain to me. I hope you understand what this line means to say. Thank you so much for watching this video. I think आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्या आज हमने डिस्कस किया. Also subscribe to my channel, that is Soumya Jha Law in Veins. Stay tuned, stay safe, and yes, of course, stay healthy.